एवरीवन, वेलकम टू एसओआई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रिमेटिव, नॉन प्रिमेटिव, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बिल्ड हो। आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की। सीपीयू शेड्यूलिंग मेनली मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि हमारा जो सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। एक प्रोग्राम कंकरेंटली अलग अलग स्टेट में रन हो रहा होगा, यानी कि मीन्स कि देखो हमारा जो सीपीयू है वो एक बार में एक ही प्रोसेस को रन करेगा, लेकिन रेडी क्यू में तो बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल हो सकते हैं। ये जो हमारा वेट स्टेट है इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आईओ कंप्लीशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा मेनली क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि रन स्टेट में कोई ना कोई एक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा कि कोई ना कोई प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और जब सिलेक्शन के बाद डिस्पैचर उसे डिस्पैच करेगा रन स्टेट में। लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, उसके लिए जो हमारा वर्क करता है वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आता है। सीपीयू शेड्यूलिंग मेनली यूज क्यों होता है, तो देखो एक तो हमारा जब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस रन कर रहा हो और उसे आईओ परफॉर्म करना हो, तो आईओ रिक्वेस्ट के थ्रू वो वेट स्टेट में आएगा। तो यहाँ पर तो ये P1 नहीं है, तो यहाँ पर तो हमारा सीपीयू आइडल हो गया। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस रन करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर इसे आईओ कंप्लीट हो जाए, आईओ कंप्लीशन के बाद क्या होगा कि ये जो P1 है वो फिर से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। P1 फिर से अवेलेबल हो जाएगा तो ये फिर से रेस में शामिल हो गया। तो यहाँ पर फिर से तो फिर हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फिर से काम करेगा। उसी तरीके से जब हमारा मान लीजिए कि ये P1 टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, तो ये टर्मिनेशन पे भी हमारा जो सीपीयू है वो तो आइडल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग की हेल्प से यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ना कोई यहाँ पर इंटरप्शन हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कोई इंटरप्शन हो जाए तो पर भी हमारा यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 केस है, ठीक है। पहला आईओ रिक्वेस्ट हो, दूसरा हमारा इंटरप्शन हो, तीसरा आईओ कंप्लीशन हो और चौथा टर्मिनेशन। जो ये हमारा 4 और 1 केस है, या तो हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए या तो फिर हमारा आईओ रिक्वेस्ट हो जाए, यानी कि दोनों ही केस में हमारा प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि ये रेस में शामिल यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि ये रेडी क्यू में अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जब रन स्टेट खाली हो जाएगा तो कोई ना कोई प्रोसेस आएगा ही आएगा। तो 1 और 4 हमारा प्रिमेटिव नॉन प्रिमेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा 2 और 3 है, यानी कि आईओ कंप्लीशन और इंटरप्शन के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की हेल्प से कोई ना कोई प्रोसेस सिलेक्ट होगा और उसे रन स्टेट में भेज दिया जाएगा। तो 2 और 3 जो कंडीशन होता है वो होता है प्रिमेटिव के लिए। प्रिमेटिव मीन्स कि हमारा इंटरप्शन होने के बाद ये प्रोसेस P1 यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए कि P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा हुआ तो ये फिर से यहाँ पर शेड्यूल होगा, या फिर कोई और कुछ और, जैसे यहाँ पे टाइम स्लाइसेस अगर इसका P1 का कंप्लीट हो जाए तो पर भी ये वहाँ पर वापस आ जाएगा और कोई जो दूसरा प्रोसेस रेडी क्यू में होगा वो यहाँ पर शेड्यूल होगा। तो मेनली यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो किसके हेल्प से होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के हेल्प से होता है। तो प्रिमेटिव का मतलब होता है मेनली कि ये हमारा प्रिम्प्ट हो जाए, यानी कि एल्गोरिदम के हिसाब से, जैसे राउंड रॉबिन हो गया, फिर प्रायोरिटी बेस्ड हो गया, इसमें हमारा एल्गोरिदम के हेल्प से ये प्रिम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, मल्टी लेवल क्यू, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एल्गोरिदम अवेलेबल है। हमने नॉन प्रिमेटिव और प्रिमेटिव को भी देख लिया।
अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेनली क्या होता है, देखो हमारा मान लीजिए कि ये P1 प्रोसेस है, वो रन हो रहा था, तो जैसे ही P2 का रिक्वेस्ट आएगा यानी कि P2 शेड्यूल होगा तो P1 का कॉन्टेक्स्ट सेव हो जाएगा। जो हमारा P1 है वो रजिस्टर से हमारा पीसीबी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। ठीक है, और P2 का कॉन्टेक्स्ट लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P1 का कॉन्टेक्स्ट सेव होगा और P2 का कॉन्टेक्स्ट लोड होगा, यानी कि P1 का कॉन्टेक्स्ट सेव होने का मतलब होगा कि हमारा रजिस्टर से ये पीसीबी में स्टोर होगा और यहाँ पर हमारा पीसीबी से रजिस्टर में लोड होगा P2। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मेनली सीपीयू के लिए बर्डन है। तो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। हमने प्रिमेटिव नॉन प्रिमेटिव देख लिया। मेनली प्रिमेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा विंडो 95 और उसके बाद वाले जो भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसमें शामिल है। उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखा। आगे हम देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में हम देखेंगे सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। ओके, डिफरेंट टाइप के हम टाइम देखेंगे, डिफरेंट प्रोसेस टाइम को देख लेते हैं। तो जिस टाइम पे हमारा कोई भी प्रोसेस यहाँ पर ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस टाइम को देखते हैं। तो जिस टाइम पे हमारा प्रोसेस यहाँ पर रेडी स्टेट में आएगा उस टाइम को हम अराइवल टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, उसका जिस टाइम पे ये पहुंचेगा रेडी क्यू में उस टाइम को हम अराइवल टाइम बोलते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस हमारा शेड्यूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को ये जितना देर भी वेट करेगा उस टाइम को हम वेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस आ तो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने में यहाँ पर हमारा वेट ब्लॉक स्टेट भी आएगा, तो यहाँ पर हमारा आईओ रिक्वेस्ट होगा और यहाँ पर हमारा आईओ कंप्लीशन होगा। तो देखो अराइवल टाइम तो हम समझ लिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमारा P1 यहाँ पर आया उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, आईओ रिक्वेस्ट भी मिलेगा, आईओ कंप्लीट भी करेगा, यानी कि इसे जितना भी टाइम लगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करने में उसे हम बस टाइम बोलेंगे। यानी कि ये यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद इसे जितना टाइम लगा है कंप्लीट करने में उसे हम बस टाइम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे जितना देर लगा, ठीक है, सारा काम करने में उसे हम कंप्लीशन टाइम बोलेंगे। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, मेनली कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो देखो कंप्लीशन टाइम ये है और अराइवल टाइम ये है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी टाइम इसे लगा उसे हम टर्न अराउंड टाइम बोलेंगे। यानी कि ये इसको वेट करने में कितना टाइम लगा, इससे बस टाइम यानी कि इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, उस बीच हमारा वेट यानी कि आईओ रिक्वेस्ट भी परफॉर्म हुआ होगा, तो हमारा यहाँ पर ये टर्न अराउंड टाइम हुआ। उसके बाद हमारा वेटिंग टाइम क्या होगा, यानी कि ये टर्न अराउंड टाइम टोटल हो गया, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो ये हमारा वेटिंग टाइम आ गया। एक कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम यानी कि जब जिस टाइम पहली बार प्रोसेस को यानी कि ये सीपीयू इसे मिलेगा जिस टाइम पे पहली बार, उसे हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम को तो हमने देखा अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, बस टाइम, कंप्लीशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का जो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम हमारा होगा टर्न अराउंड टाइम और बस टाइम। ठीक है, तो बस टाइम मेनली कि हमारा सीपीयू को कितना देर एग्जीक्यूट किया है उसे हम बस टाइम बोलते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन में मेनली क्या होता है कि हमारा जो सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, हमारा सीपीयू कभी भी खाली ना बैठे, कोई ना कोई प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट होता रहे। जो अभी सीपीयू यूटिलाइजेशन का रेंज होता है वो 40% टू 90% होता है। ठीक है, अगला है हमारा थ्रूपुट। तो थ्रूपुट में मेनली क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ प्रोसेस
run per unit time, or we can say that number of process complete per unit time, यानी कि हमारा कितना प्रोसेस एक यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रहा है उसे हम थ्रूपुट बोलते हैं। ठीक है, तो जो थ्रूपुट होता है, अभी का जो बड़ा प्रोसेस है उसके लॉन्ग प्रोसेस के लिए 1 प्रोसेस पर आवर हो जाता है, और शॉर्ट प्रोसेस के लिए 10 प्रोसेसेस पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, जो अभी का जो थ्रूपुट चल रहा है ये है। तो थ्रूपुट में मेनली होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि हमारा कितना प्रोसेस पर यूनिट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है उसे हम थ्रूपुट बोलते हैं। तो हमने इस वीडियो में आज देखा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को देखा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट को देखा, उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देखा, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के टाइम को देखा, और फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ा, और उसके बाद हमने थ्रूपुट पढ़ा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम को एक एक करके डिटेल में देखेंगे और उसके साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।